वित्तीय वर्ष 2025-26 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और ऐसे में 31 मार्च 2026 से पहले सभी जरूरी वित्तीय कार्यों को पूरा करना बेहद जरूरी हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी वित्तीय वर्ष के अंत में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें समय पर पूरा न करने पर लोगों को जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज या फिर अन्य वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि मार्च के अंतिम दिनों में लगातार कई छुट्टियां पड़ रही हैं, जिसके कारण बैंक कई दिनों तक बंद रहे। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए अभी से अपने सभी जरूरी वित्तीय काम पूरे कर लेना ही समझदारी होगी। दरअसल मार्च के दूसरे पखवाड़े में कई महत्वपूर्ण त्योहार और अवकाश पड़ रहे हैं। 21 और 22 मार्च को ईद उल फितर और बिहार दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 27 मार्च को रामनवमी का अवकाश रहेगा। 28 मार्च को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे और 29 मार्च को रविवार की छुट्टी रहेगी। वहीं 31 मार्च को महावीर जयंती के कारण भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर किसी को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो उसे समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिरी दिनों में बैंकिंग सेवाओं में भीड़ और देरी दोनों की संभावना रहती है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स सेविंग निवेश की। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार सभी टैक्स सेविंग निवेशों के लिए 31 मार्च वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि होती है। अगर आप आयकर में छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो इस तारीख से पहले अपने सभी टैक्स सेविंग निवेश पूरे कर लें। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी, जीवन बीमा प्रीमियम और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेश शामिल हैं। अगर ये निवेश उस समय पर नहीं किए गए तो उस वित्तीय वर्ष के लिए मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कुछ योजनाओं में न्यूनतम राशि जमा करना भी अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में हर वित्तीय वर्ष कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो खाता निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो सकता है। इसी तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ खाते में भी हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य है। अगर यह न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती तो खाता डिफॉल्ट की श्रेणी में चला जाता है और बाद में इसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। अब व्यवसायियों और संस्थानों के लिए भी वित्तीय वर्ष का अंत काफी महत्वपूर्ण होता है। उन्हें समय पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होता है ताकि आयकर विभाग की ओर से लगने वाली पेनल्टी से बचा जा सके। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से जुड़ी समय सीमा भी 31 मार्च तक ही होती है। अगर कोई छोटा व्यापारी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो उसे 31 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। अब अंत में विशेषज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अपनी पूरी वित्तीय योजना की समीक्षा जरूर करनी चाहिए और इसमें अपनी आय, निवेश, खर्च और बचत का आकलन करना भी शामिल है। ऐसा करने से न सिर्फ टैक्स प्लानिंग बेहतर हो सकती है बल्कि आने वाले साल के लिए मजबूत वित्तीय रणनीति भी तैयार की जा सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत बिना किसी वित्तीय परेशानी के हो तो 31 मार्च से पहले अपने सभी जरूरी वित्तीय काम जरूर निपटा लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।